गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बच्चों, आज हम नए टॉपिक की तरफ जाते हैं। जगदीश चंद्र माथुर के विषय में आज चर्चा करेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर कौन थे, कहाँ आपका जन्म हुआ था, आदि आदि। माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में खुर्जा, बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो खुर्जा में हुई। उच्च शिक्षा यंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई थी। प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सन 1939 में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी करने के बाद 1941 में इंडियन सिविल सर्विस में आपको चुन लिया गया था। आप जब इंडियन सिविल सर्विस में पहुंचे तो सरकारी नौकरी में 6 वर्ष बिहार शासन के शिक्षा सचिव के रूप में, यानी 1955 से 1962 तक भारत सरकार के महासंचालक के रूप में आकाशवाणी में, और 1963-1964 तक ईस्वी तक उत्तर बिहार तृतीय कमिश्नर के रूप में कार्य करने के बाद 63-64 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग फेलो नियुक्त होकर आप विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण कदमों पर काम करते हुए 19 सितंबर 1971 को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। इन सरकारी नौकरियों में व्यस्त रहते हुए आपने भारतीय इतिहास और संस्कृति को वर्तमान संदर्भ में व्याख्यायित करने का प्रयास किया, और प्रयास अनवरत चलता रहा। देखिए, आप सरकारी नौकरी में भी गए, कमिश्नर पर भी काम किया, आकाशवाणी में भी आपने किया, वहां से आप अमेरिका में विजिटिंग फेलो में नियुक्त हुए और हिंदी सलाहकार के रूप में भी आप नियुक्त किए। उसके बाद भी आपने लेखन का अध्ययन काल से ही उनका लेखन प्रारंभ होता है। सन 1930 ईस्वी में 3 छोटे छोटे नाटकों के माध्यम से आपकी सृजनशीलता की धारा उन्मुख हुई। प्रयाग में उनके नाटक चांद रूपक पत्रिकाओं में न छपे केवल, बल्कि उन्होंने वीर, अभिमन्यु आदि नाटकों में भाग लिया। भोर का तारा में संग्रहित सारी रचनाएं प्रयाग में ही लिखी गई। यह नाम प्रतीक के रूप में शिल्प और संवेदना दोनों दृष्टियों से जगदीश चंद्र माथुर की रचनात्मक व्यक्तित्व को भोर का तारा ही है। इसके बाद भी रचनाओं में समकालीनता और परंपराता के प्रति गहराई दिखाई पड़ती है। व्यक्तियों, घटनाओं और देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त अनुभव में आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपकी प्रमुख कृतियां जो हैं वो कौन सी हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले कृति है आपकी भोर का तारा, जो 1946 ईस्वी में आपने लिखी। दूसरी कृति आपकी है कोर्णांक,
तीसरी कृति है ओ मेरे सपने। शारदिया। 10 तस्वीरें। परंपराशील नाट्य। पहला राजा। जिन्होंने जीना जाना। सन 1972 ईस्वी में आपकी ये कृति लिखी गई। आपकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं जगदीश चंद्र वासु की, कि आपके प्रारंभिक नाटकों में कौतूहल और स्वच्छंदता दिखाई देती है। जितने भी आपने नाटक लिखे उसमें पूर्ण रूप से स्वच्छंदता है और प्रेमाकुलता है। भोर का तारा में कवि शेखर की भावुकता पर्यावरण में घटित करने या रचने का मोह भी प्रारंभ से ही मिलता है, परंतु समसामयिक को अनुभव के रूप में अनुभूत करके उसकी प्रामाणिकता को संस्कृति के माध्यम से सिद्ध करने का जो आग्रह उनके नाटकों में है, उनकी रचनात्मक संभावना का प्रमाण कोणार्क में है। परंपरा को माध्यम और संदर्भ के रूप में प्रयोग करने की कला माथुर सिद्धहस्त है, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनका सब कुछ है, बल्कि उन्होंने रीढ़ की हड्डी आदि ऐसे नाटक भी लिखे जिनका संबंध समाज से है और समाज के भीतर बदलते मानवीय रिश्तों से भी है। शारदिया के सारे नाटक भी लिखे जिनका संबंध समस्या के व्यापक परिप्रेक्ष्य को रखकर देखने का आभास है, परंतु समस्या मात्र का परिवर्तन इतना छोटा है कि किसी व्यापक सत्य को आधार नहीं बना सकते। व्यापक सत्य को आधार बनाना उस नाटक की समीक्षक है, तो उन्होंने उसको आधार नहीं बनाया, लेकिन समस्या मात्र को परिवर्तित इतना छोटा है कि वह किसी व्यापक सत्य को आधार नहीं बन पाती। वस्तुतः माथुर जो है वो छायावेदी संवेदना के रचनाकार हैं। यह संवेदना भोर के तारे से लेकर पहला राज तक में कमोवेश मिलती है। ये अवश्य है कि छायावादी नाटक के विधामक सरकार संस्कार और यथार्थ के प्रति गहरी संस्कृति के कारण कोणार्क और पहला राज में 2 नाटक उनके काफी संस्कारित हुए हैं। सूचना संचार क्रांति के जनक भी आप रहे। जगदीश चंद्र जी माथुर को याद करना तो सूचना संचार के माध्यमों से, और उसमें जो सूचना संचार के माध्यम में जो क्रांति लाई है उसमें अगर कोई अहम भूमिका जाती है तो वो जगदीश चंद्र माथुर की जाती है। उनकी स्मृति को लेकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली ने एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया था। इसकी वजह थी कि जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के बहुत बड़े नाटककार थे। यूं तो जयशंकर प्रसाद के बाद नाटक लेखन के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण मिश्र का भी एक बड़ा नाम है, पर इतिहास के क्षेत्र में प्रसाद जी की परंपरा को अलग हटकर प्रयोगशील अगर नाटक लिखने की कोई पहल शुरू की है तो वो जगदीश चंद्र जी माथुर ने की है। माथुर ने अप्रतिम नाटक कोणार्क की रचना की। वे एक सिद्धहस्त एकांकीकार भी थे। उनकी प्रयोगशीलता का सफल प्रमाण यही है कि उनके संपूर्ण नाटक कोणार्क में एक भी नारी पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी वह बेहद सफलतापूर्वक मंचित होकर दर्शकों का चहेता नाटक बन गया। उसमें कोई नारी पात्र नहीं है, ओनली पुरुष पात्र है, फिर भी वो जनता का चहेता नाटक है और आज भी वह कई संदर्भों में
चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह मामूली बात नहीं है, क्योंकि कोणार्क नाटक की रचना आज से लगभग 6 दशक पहले हुई थी। प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर के अनुसार जगदीश्वर माथुर एक साथ ही इंडियन सिविल सर्विस के वरिष्ठ प्रशासक, साहित्यकार और प्रशंसक रहे हैं। वो संस्कृति के पुरुष भी थे। उस समय जमाना नेहरू जी का था। गुलामी से मुक्त होकर देश ने आजादी की सांस ली थी। परिवर्तन और निर्माण का दौर था। अंग्रेजी की दास्ता की 2 सदियों के बाद आजाद देश के भविष्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक संस्थानों को, सांस्कृतिक सवालों को तब जल्द से जल्द तय किया जाना, सुलझाना और उनकी दिशाएं सुनिश्चित करने का दायित्व सामने था। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के ऐसे ऐतिहासिक समय में जगदीश चंद्र माथुर ISS, ICS ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने MIR का नामकरण आकाशवाणी किया था। भारत में टेलीविजन शुरू होने जा रहा था। माथुर साहब ने टीवी का नाम दूरदर्शन रखा था। दूरदर्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उद्घाटन के बाद स्टाफ मीटिंग में माथुर साहब ने कहा था कि सरकार किसी भी भाषा से चलाई जाए, पर लोकतंत्र हिंदी और भारतीय भाषाओं के बल पर चलेगा। कितनी बड़ी बात उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के प्रति कही, लोकतंत्र के प्रति कही। उन्होंने कहा कि आप टेलीविजन किसी भी भाषा में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा जो लोकतंत्र है और वो सिर्फ हमारी मातृभाषा पर चलेगा, हमारी भारतीय भाषा पर चलेगा। हिंदी ही सेतु का काम करेगी। सूचना और संचार तंत्र के सहारे ही हम अपनी निरक्षर जनता तक पहुंच सकते हैं। भारत के बहुमुखी विकास की क्रांति यहीं से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति के बिना शास्त्रीय कलाओं की शुचिता और सौंदर्यता बाधित होगा। हमें एक क्षेत्र की लोक संस्कृति का अंतर स्तंभ दूसरे क्षेत्र की लोक संस्कृति से स्थापित करना पड़ेगा। उन्होंने उस समय कहा था कि दूरदर्शन जैसे माध्यम की शक्ति को पहचानिए, जैसे कि पश्चिम में मीडिया पंडित कहते हैं, और मीडिया इज ई मैसेज, इस श्रम को तोड़िए और साबित कीजिए कि मैंने बिहाइंड मीडिया इज द मैसेज आपको दिया। अंत में जगदीश चंद्र माथुर का निधन 14 मई 1978 को हुआ। आप 1900 मई 78 को 14 मई 1978 को हमारे बीच से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इसी बीच आपने अन्य कार्य भी किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी कला का सामान्य परिचय और एकांकी नाटक के मुख्य तत्वों के आधार पर एकांकी नाटक बंदी की संक्षिप्त विवेचना। एकांकीकार जगदीश चंद्र जी माथुर का सामान्य परिचय। आपकी प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी सरस्वती में सन 1936 में प्रकाशित हुआ है। उसी के साथ आपने हिंदी एकांकी नाटक के क्षेत्र में पदार्पण किया। आपके कोई एकांकी संग्रह, बहुत सारे एकांकी संग्रह जो है प्रकाशित हो चुके हैं।
आपने भारतीय तथा यूरोपीय कई नाटककारों का अध्ययन किया, अपनी लेखनी से उसको उत्तरोत्तर श्रेष्ठता प्रदान की, और हम कहें उनके ही शब्दों में, वह कभी किसी विशेष लेखक के अनुगामी नहीं बने। वे नए राय के आग्रही बने, नए नए प्रयोग करते रहे, वो किसी के पीछे नहीं भागे। उन्होंने स्वयं संघर्ष किया और स्वयं नए नए प्रयोग किए। जगदीश चंद्र माथुर के में एकांकियों को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो व्यंग युक्त एकांकी उनकी है और दूसरी है ऐतिहासिक आदर्शवादी एकांकी। प्रथम कोटि के एकांकी में आज सभ्य समाज की समस्याओं पर तीखा व्यंग है। उन्हें व्यंग और नाटकीयता द्वारा पात्रों के चरित्र को उभारा है, और अधिकांश पात्र जो हैं विचारों के प्रतीक बन गए हैं। अभिनय के प्रति माथुर साहब की रुचि शुरू से ही दिखाई दे रही है, इसलिए अपने एकांकी नाटक में आपने अभिनेता पर विशेष बल दिया है। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी नाटक अभिनय के लिए लिखे गए। एक यह कह सकते हैं कि यह एक कोप अपवाद है। ऐसे जिन्हें अभिनय करते हैं समय पत्र आसानी से बोल सकते हैं। इन संवादों के वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं, इनमें पर्याप्त गति है और वे कथा का प्रभाव भी प्रदान करते हैं और पात्रों के चरित्र का उद्घाटन भी करते हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने जो नाटक लिखे हैं बहुत छोटे छोटे नाटकों को लिखे, छोटे छोटे पात्र भी लिए हैं। संवाद जो है, पात्र तो छोटे नहीं होते, संवाद छोटे लिए हैं। पात्रों को बहुत कठिनाइयों का महसूस नहीं हो रहा है। देश काल और बदलते हुए गांव के बाँचे और झूठे राजनीतिक जागरण के परिणाम इस नाटक में भली प्रकार से उन्होंने दिखाए हैं कि किस प्रकार से देश और काल की परिस्थितियां बदल रही हैं, किस प्रकार गांव में झूठे राजनीतिक प्रपंच रचे जाते हैं, ग्रामीण व्यक्ति किस तरीके से राजनीतिकता का शिकार हो रहा है। शहर के आदमी के दिमाग में अब भी गांव जो है वो एक स्वप्न लोक है, परंतु वहां जाकर राय साहब और उनके परिवार का मोह भंग हो जाता है। अब गांव के लोग सीधे साधे नहीं रह गए, वहां बहुत छोटे दर्जों की पॉलिटिक्स चलती है। गांव और नगर की समस्याएं कितनी भिन्न हैं, यह तो नाटककार ने उजागर करके रख दिया है। भाषा शैली एकांकी की भाषा चलती हुई व्यवहारिक हिंदी में, जिसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दों के साथ साथ ग्रामीण शब्दों का समावेश पाया जाता है। एक दो स्थानों पर मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग हुआ है। बाकी पूरी भाषा ठेठ मध्यम वर्गीय और शिक्षित समुदाय द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर हम यहाँ श्री भुवनेश्वर प्रसाद का कारवा, जिस प्रकार एकांकी के क्षेत्र में उन्होंने भी बहुत परिवर्तन लाया, उसी प्रकार का भोर का तारा साहित्य गगन को एक विशिष्ट आभा प्रदान की है। ओ मेरे सपने, भोर के तारा के पीड़िता में जगदीश चंद्र माथुर एक प्रबल प्रतिभा संपन्न आधुनिक एकांकीकार है। साथ ही उन्होंने रंगमंच कला और उसके पूर्ण आधार पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया है। किसने? जगदीश चंद्र माथुर ने। कहने का तात्पर्य है कि जगदीश चंद्र माथुर ने जितनी भी कहानियाँ लिखी, जितने भी एकांकी लिखे हैं, उनमें सब में गांव का उल्लेख किया है। उनकी भाषा में ओजस्वी भाषा है और ओजस्वी भाषा के साथ साथ व्यंग्यात्मक भाषा का भी प्रयोग किया है। माथुर जी ने बहुत सारे नाटक, एकांकी, कहानी, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें पात्र को
बड़ी सरलता महसूस होती है।